चैप्टर नंबर 9 का सेकंड लेक्चर है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सॉल्युबिलिटी। लास्ट लेक्चर हमारा था रॉल्स लॉ के ऊपर, जो क्या करता था, वेपर प्रेशर्स को आइडेंटिफाई करते थे, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट्स, वो उसको हमने पढ़ा था। आज सॉल्युबिलिटी देखनी है किसी भी सॉल्यूशंस की। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मीन सॉल्यूट की मिकदार किस में, सॉल्यूशन में, व्हेन जब इट इज इन इक्विलिब्रियम, जब क्या हो, सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम की हालत में हो, मीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या हो, बराबर में हो, तब क्या होगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जब वो इक्विलिब्रियम में होगा विद द सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड सब्सटेंस मीन सॉल्यूट जो होगा वो सॉलिड होगा और सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। मीन लेट्स सपोज हम ले लेते हैं 100 ग्राम वाटर ले लेते हैं, 1 लीटर वाटर ले लेते हैं और उसमें 10 ग्राम या 5 ग्राम NaCl डिजॉल्व करते हैं। तो NaCl हमारे पास सॉल्यूट है, सॉलिड में फॉर्म में, और लिक्विड जो है 1 लीटर वो सॉल्वेंट है। जब इन दोनों को मिक्सअप करोगे तो ये जब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो हमारे पास जब इक्विलिब्रियम में आएंगे तो हम क्या कर लेंगे, उस इक्विलिब्रियम की मदद से हम सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। क्या है, दोबारा रिपीट करा देता हूँ कि एक मिकदार है सॉल्यूट की मिकदार सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मिकदार को आइडेंटिफाई करना सॉल्युबिलिटी कहलाता है। ठीक है, कब, जब क्या होगा, सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम में होगा किसके साथ, सॉलिड सब्सटेंस के साथ। सॉलिड सब्सटेंस कौन सा है, NaCl है, और NaCl क्या चीज़ है, सॉल्यूट है। ठीक है, और सॉल्वेंट कौन सा है, लिक्विड है, वाटर 1 लीटर। ठीक है, आप बस कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट वाटर है हमारे पास, सॉल्यूट की जितनी क्वांटिटी इस 100 ग्राम में ऐड करेंगे तो वो जो 105 बनेगा टोटल क्वांटिटी। अब इसकी मदद से जितना सॉल्यूट इस 100 ग्राम में डिजॉल्व हुआ है वो हो जाएगी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट है एग्जांपल, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl in H2O इज 37.5 पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। लेट्स सपोज कहता है 100 ग्राम ऑफ वाटर हो हमारे पास, तो उसमें 37.5 ग्राम क्या होगा, NaCl डिजॉल्व होगा इसमें। ठीक है, तो 37.5 क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी किसमें, 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, इसके एक्सप्लेनेशन में कहता है व्हेन अ मॉलिक्यूल इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, जब हमने 37.5 ग्राम को डिसॉल्व किया 100 ग्राम ऑफ वाटर में, तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल या आयन जो होंगे ब्रेक हो जाएंगे, Na पॉजिटिव बन जाएगा और Cl नेगेटिव बन जाएगा, और इसके मॉलिक्यूल या आयन ब्रेक हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे, इस पूरे के पूरे सॉल्वेंट में बिखर जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। तो इस अमल को, इस डिस्पर्स होने के अमल को बोलेंगे डाइसोल्यूशन। ठीक है, डाइसोल्यूशन। नेक्स्ट है रिक्रिस्टलाइजेशन। इफ सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड, अगर सॉल्यूशन क्या हो जाए, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड समझते हैं, सैचुरेटेड क्या होता है कि खास टेम्परेचर पर सॉल्यूट ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन में हल हो जाए तो वो क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। कहता है इफ अ सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड विद सॉल्यूट, सॉल्यूट के साथ अगर सॉल्यूशन क्या हो जाए, सैचुरेटेड हो जाए, देन आयंस आर मॉलिक्यूल, तो उसके आयन या मॉलिक्यूल किसके, सॉल्यूट के, में यूनाइट हो जाएंगे, मीन दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, क्या बना देंगे, एक रसूख बना देंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको रिक्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। इस अमल को, प्रेसिपिटेट बनने के अमल को क्या कहते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन, मीन दोबारा क्रिस्टल्स बननी है। जो आपने 37 पॉइंट डाला था पहले क्रिस्टल्स फॉर्म में था, वाटर में ऐड कर दिया तो डिजॉल्व होने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा क्वांटिटी डालेंगे तो वो नीचे बैठते जाएंगे, प्रेसिपिटेट बनते जाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है, अब सॉल्युबिलिटी को फाइंड आउट कैसे करते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है पहले आपने। फर्स्ट स्टेप ये है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये है कि उस सॉल्यूशन को फिल्टर करना है, जो इम्प्योरिटीज़ हो जाएंगी वो आप बाहर आ जाएंगी,
और एक सोल्यूशन बन जाएगा। ऊपर उसके बाद क्या होगा, सॉलिड रेजिड्यू बच जाएगा जो फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगा, उसको आप बोलेंगे सॉलिड रेजिड्यू। ठीक है, पहला प्रोसेस सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर, दूसरा प्रोसेस सोल्यूशन को फिल्टर किया, तीसरा प्रोसेस नाउन वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन इज इवेपोरेटेड। अब जो नीचे फिल्ट्रेट बचा है, जो सोल्यूशन बचा है फिल्टर होने के बाद, उसको आपने क्या करना है, एवेपोरेट करना है, हीट करके उसको देना है, एवेपोरेशन करनी है उसकी। एवेपोरेशन के बाद क्या होगा, सॉलिड रेजिड्यू बच जाएगा पेंदे में, जो NaCl होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा, वो एवेपोरेट नहीं होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, पीछे NaCl बच जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, जो सॉलिड रेजिड्यू बच जाएगा उसका मैस हम कर लेंगे कैलकुलेट। ठीक है, वेट कर लेंगे उसका, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जितना एवेपोरेट हुआ है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे, देख लेंगे कितना एवेपोरेट हुआ है। उन दोनों को हम कंबाइन करके सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर जितना मैस आ रहा होगा, मैस मीन 50 ग्राम आ रहा है, तो 50 ग्राम इसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, ये है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। अब नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी कर्व। अब सॉल्युबिलिटी कर्व है नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी के बाद ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसके दरमियान सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर्स के दरमियान अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो वो जो कर्व आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी कर्व बोलेंगे। किसके दरमियान, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर के दरमियान ग्राफ जब बनाएंगे तो उसके नतीजे में जो हमारे पास कर्व हासिल होगी उसको कहेंगे सॉल्युबिलिटी कर्व। उसकी है दो टाइप्स, कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व और है डिसकंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। फर्स्ट है कंटीन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व, कहता है कि स्मूथ कर्व एंड डू नॉट शो एनी ब्रेक पॉइंट। मीन एक कर्व जो होगी सीधी होगी, इस तरह होगी या इस तरह हो सकती है या सीधी हो सकती है, इसमें कहीं पे ब्रेकिंग नहीं आएगी। ठीक है, ये ब्रेक हो गई, ये हमारे पास स्मूथ कर्व होगी। ठीक है, अगर इसमें ब्रेकिंग आ जाए, और ब्रेकिंग इसको, ये भी ब्रेकिंग है, ये ब्रेकिंग है और ये है स्मूथ कर्व। ठीक है, तो ये कंटीन्यूअस क्या होती है, स्मूथ कर्व होती है, उसमें कोई ब्रेक पॉइंट नहीं होता। ठीक है, अब ये कंटीन्यूअस कर्व दो तरह की है, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी कर्व और डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी कर्व। पहला है इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी कर्व, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, जितनी सॉल्युबिलिटी मीन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज। अब जो कर्व हासिल होगी इसके नतीजे में उसको बोलेंगे इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी कर्व। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल है KClO3, K2Cr2O7, CaCl2। अब ये देखिए, ये है हमारे पास 0 टेम्परेचर और ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये था, इसका कर्व ये थी। आप टेम्परेचर आप 10 पे ले गए, कर्व ये आ गई। टेम्परेचर आप 20 पे ले गए, कर्व ये आ गई। यहाँ पे ये इसकी वैल्यू ये आ गई। 30 पे ले गए, इसकी वैल्यू ये आ गई। 40 पे ले गए, इसकी वैल्यू 20 आ गई। 50 पे ले गए, इसकी वैल्यू 56 आ गई। टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे तो एक साथ कर्व क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मीन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, CaCl2 का भी ऐसे ही है। यहाँ पे 5 है तो 5 के बाद 10 पे जाएंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी और सीधा जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद है NaCl, ये NaCl है। NaCl की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, थोड़ी बहुत चेंज आती है इसमें, बाकी ये सीधी कर्व देता है NaCl। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी कर्व, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी कर्व, कहते हैं कि साल्ट के में डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी कर्व पाई जाती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, इनवर्स रिलेशन, डिक्रीजिंग कर्व ऑब्टेन। ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, इसके नतीजे में जो कर्व बनेंगे उसको डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी कर्व कहेंगे। ठीक है, अब इसका ये है हमारे पास, इसमें डिक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी कर्व क्या होगी, उसकी एग्जांपल नहीं लिखी मैंने, बाद में लिख देंगे। नेक्स्ट है डिसकंटीन्यूअस कर्व, दूसरी टाइप कंटीन्यूअस के बाद डिसकंटीन्यूअस कर्व। नॉट स्मूथ,
मीन ऐसी कर्व जो स्मूथ ना हो, ये एक स्मूथ कर्व नहीं है और ये है स्मूथ कर्व, ठीक है। अब नेक्स्ट है शो सडन ब्रेक ड्यू टू सडन चेंज इन सॉल्युबिलिटी। पहले जा रही थी कर्व इंक्रीज हो रही थी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, कोई चेंज आई उसमें सॉल्युबिलिटी में, तो उसमें डायरेक्ट चेंज आ गया, अचानक चेंज आ गई, सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो गई। अब फिर कम होते होते कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसमें सॉल्युबिलिटी दोबारा इंक्रीज होगी, तो ये इसने ग्राफ भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ये स्मूथ कर्व आ गई है, ठीक है, स्मूथ नहीं है ये। क्यों चेंज आ रही है? शो सडन चेंज या ब्रेक ड्यू टू सडन चेंज इन सॉल्युबिलिटी। अब नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ Na2SO4.10H2O और CaCl2.6H2O। अब क्या कहता है कि डिसकंटिन्यूअस मैटर में न्यू फेज अपीयर हो जाता है एट ब्रेक पॉइंट। ये ब्रेक पॉइंट है इसका, इसके बाद न्यू फेज, यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ इंक्रीज फेज, यहाँ डिक्रीज फेज, यहाँ इंक्रीज फेज, यहाँ डिक्रीज फेज, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चेंज सॉल्युबिलिटी चेंज। अगर क्रिस्टलाइजेशन में नंबर ऑफ वाटर्स ये क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब इस कर्व पे आते हैं, ये हमारे पास है Na2SO4.10H2O। जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल थे 10, सॉल्युबिलिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी डायरेक्ट, ठीक है। अब एक ऐसा पॉइंट आया जिसमें से वाटर के मॉलिक्यूल हो गए ख़त्म, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कम होना शुरू हो गई, डिक्रीज होना शुरू हो गई। अब ये जो पॉइंट है ये है ब्रेक पॉइंट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ये है CaCl2.6H2O। अब यहाँ तक सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, अब इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल हो गए कम, तो यहाँ से ये दोबारा डिक्रीज, पहुँचते पहुँचते ये 2 पहुँच गया और ये ब्रेक आता गया और ये क्या हो गई, सीधी हो गई, वाटर के मॉलिक्यूल ख़त्म हो गए और ये स्मूथ कर्व आ गई। ये स्मूथ कर्व नहीं है, जब वाटर के मॉलिक्यूल ख़त्म हो गए तो स्मूथ कर्व आ गई, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व, ऊपर वाली कंटिन्यूअस सॉल्युबिलिटी कर्व। ये पूरा का पूरा टॉपिक है, इंतहा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी कर्व ये आपने करना है, और जो क्वेश्चंस हों वो आपने नोट कर लेनी है, कल आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।